हाँ जी। माईनेट टीवी आपके लिए शुरू कर रहा है खास कार्यक्रम आत्मनिर्भरता, जल जंगल जमीन का महत्व। इस कार्यक्रम में हम आपको मिला रहे हैं कृषि वैज्ञानिक नेकराम शर्मा जी से। नेकराम शर्मा जी मंडी जिला की दुर्गम तहसील करसोग के दूर दराज के गांव नाज के वासी हैं। आप पिछले कई दशकों से पारंपरिक खेती को बचाने के लिए, उसके प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने विलुप्त होती फसलों को पूरे ऑर्गेनिक तरीके से अपने खेतों में उगाया है और आप कभी भी हाइब्रिड बीजों, रासायनिक खादों व दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने केंद्र सरकार व हिमाचल सरकार के साथ मिलकर कई योजनाओं पर कार्य किया है। आपकी खासियत है कि आपको ग्रामीण भारत और प्रकृति की चिंता है। आप लगातार हिमाचल के पर्यावरण, जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपका मानना है कि जब तक जल जंगल जमीन को नहीं बचाया जाएगा तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। हम नेकराम शर्मा जी के साथ आत्मनिर्भरता और इसके लिए जल जंगल जमीन के महत्व पर एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसमें हम हिमाचल के विभिन्न मुद्दों और ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती आधारित उद्योग व अन्य रोजगार के अवसरों की बात करेंगे। मैं हूं आपका महेंद्र कपूर। आइए देखते हैं नेकराम शर्मा जी के साथ हमारी बातचीत के अंश। नेकराम जी, माईनेट टीवी के स्टूडियो में आने का आपका हार्दिक आभार। इस कार्यक्रम में पर आपकी पहली टिप्पणी क्या रहेगी? ये कार्यक्रम शुरू करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे पास जितना भी ज्ञान है मैं पूरी ताकत के साथ वो आपके साथ और पूरे समाज के लिए शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद। शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती क्या है, इसका महत्व क्या है? ऑर्गेनिक खेती अपने आप में एक ऐसा एक शब्द है कि जिससे शब्द से ही लगता है कि जो हमारी जो खेती है वो जितना भी जो रासायनिक जिसमें जो क्रिया हो रही है उससे हट करके और वो जो जैवीय पदार्थ है उस पे निर्भर होते हुए जो ये ऑर्गेनिक खेती है, हम तो इसको जो नाम दिया है वो दिया है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, कि नेचर के साथ रहते हुए हम लोग उसी तरह की खेती करें जिस तरह का प्रकृति में ईश्वरीय शक्ति लग रही है हमारे जंगलों के अंदर, जहाँ ना तो कोई सूखा पड़ता है ना कोई बीमारी होती है। तो हमारे ही खेतों में सूखा भी पड़ रहा है और बीमारियां भी आ रही है। ऐसा क्यों? ये इसलिए कि हम लोगों ने अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल करके जमीन के अंदर जितने भी जो ईश्वरीय शक्ति थी, जो जीवाणु थे, बैक्टीरिया थे, वो सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए हमारा खेती में काफी सारा प्रॉब्लम आ रही है। और इसके साथ साथ जो उत्पाद है जो हम लोग उसका उपभोग करते हैं वो भी हमारे लिए, अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो वो एक सजीव खाना है, वो एक रसायन मुक्त खाना है, तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मुझे लगता है कि यही एक प्राकृतिक खेती है। ऑर्गेनिक खेती ना होकर प्राकृतिक खेती है। हाइब्रिड बीजों, रासायनिक खादों व दवाओं ने हिमाचल को किस तरह से बर्बाद किया है, इसके ऊपर प्रकाश डालें। देखिए, जो आज तक का जो मेरा अपना अनुभव रहा है, मैं बेसिकली किसान हूं और 1980 से मैं लगातार खेती बाड़ी कर रहा था और काफ़ी सारा रसायनों का इस्तेमाल करता था। तो एक समय के बाद मुझे समझ में आया कि हर रोज इतना मैं कीटनाशक स्प्रे कर रहा हूँ, मगर फिर पुनः वो कीट कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या कारण है कि वो सीधा मेरे खेत में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे समझ आया कि अरे ये कीट तो कुछ हमारे मित्र भी हैं, मगर वो भी हमने सारे मार दिए। और धीरे धीरे जो हमारे जो ये प्राकृतिक खेती है इसमें हमने जो शुरुआत करी वो इसके लिए बहुत ज़्यादा, एक तो ज़रूरी है कि जो हमारे जो कुदरती यहाँ के देसी जो बीज हैं, एक वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो यहाँ के कुदरत में, यहाँ के
जो क्लाइमेट है, यहाँ के जलवायु में जो यहाँ पशुधन है, जो हमारी गाय है, देसी गाय, उसका होना बहुत जरूरी है। देसी बीज और देसी गाय का बहुत बड़ा महत्व है, और उसके साथ साथ एक जंगल का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये सब होंगे तो प्राकृतिक खेती होगी और उससे जहर मुक्त अनाज पैदा होगा। और जहाँ हम लोगों ने ये सब जो संकर नस्ल के बीज का इस्तेमाल किया, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें रासायनिक खादों की। और जब उसमें हम लोग कुछ लगाते हैं तो वो मोनोकल्चर भी होता है, तो उसमें बहुत सारा किसान जो है वो बहुत जो केमिकल डालता है, तो उसके चलते बहुत सारी बीमारियां भी आती है। और बीमारियां आने से धीरे धीरे जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो लगातार बिगड़ता गया। और अभी मेरा जो अपना अनुभव है कि पिछले 15 सालों से जो मुझे समझ आया, मैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ गया, तो हम लोग ना तो किसी पेड़ में कोई हम लोग खुदाई करते हैं, उसमें सिर्फ आच्छादन करते हैं, बाकी उसको डिस्टर्ब नहीं करते हेयर रूट्स को। और जितना भी हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें सारा जीवामृत, घन जीवामृत, और जो कीट हमारे आ रहे हैं उसमें कीटनाशक का प्रयोग ना करके जो कीट नियंत्रक है, कि हमारे पास इतने सारे औषधियाँ हैं खेती बाड़ी में ही, इतने सारे पौधे हैं जिसका अर्क निकाल करके हम लोग जो कौ यूरिन है उसमें उसको उबाल करके फिर उसकी स्प्रे करते हैं, तो कोई कीट उससे मरता नहीं है। मगर कोई भी जो कीट नुकसान कर रहा है वो इधर आता नहीं है, वो खेत से बाहर निकल जाता है और मानव शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हम लोग जो भोजन खाएंगे वो बिना केमिकल का होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये होने से मनुष्य में जो बीमारियां हैं वो भी नहीं आएंगी। निर्भर बनने के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक तो यही है कि हम लोग जब अगर नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो उसमें हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल कम हो जाती है। मैं कहूँ कि बिल्कुल ही शून्य हो जाती है। और हमारा, क्योंकि किसान जो है वो गाय पालता है तो उसको घास खिलाता है, बदले में दूध लेता है, पर उसका जो बायो प्रोडक्ट है एक और है, वो कौ यूरिन है, कौ डंग है, जिससे हम लोग जीवामृत बनाते हैं। तो वो उत्पाद जब हम तैयार करते हैं तो उसका बाजार में भी कीमत काफ़ी हद तक अच्छा मिलती है। और उसके साथ साथ जो गांव के अंदर एक समय था कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो बाहर से कुछ खरीदते ही नहीं थे, कपड़ा हर घर में बनता था। ये पूरा हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरे अपना स्टडी के अनुसार मैंने ये देखा कि हर घर में कपड़ा बनता था, हर घर में तरह तरह के सीजनली स्वस्थ रहने के लिए अनाज पैदा किए जाते थे जो अलग अलग मौसम के हिसाब से खाए जाते थे। और बाहर से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी। पूरे कपड़ों का इंतजाम, क्योंकि हर घर में भेड़ बकरी पाली जाती थी। बरसात में धागा को स्पिन करने का, सर्दी में धागा को स्पिन करने का काम होता था, और बरसात में उसको जो बुन वीविंग का काम होता था। तो इस तरह के कपड़े गांव के अंदर बनते थे। तो अभी मैं भी पिछले लगभग 15-16 सालों से इन सब कामों में लगा हूँ। मेरा एक प्रयास है कि गांव के अंदर वो दोबारा से वो जो लोगों के अंदर जो स्किल थी वो कहाँ गई। तो हम लोगों से कोशिश करते हैं कि जितने भी भेड़ पालक हैं कि भेड़ की ऊन का उनको उचित मूल्य मिले, उससे उसके गांव के अंदर उसकी स्पिनिंग हो, और उससे जो हमारे हैंडलूम्स हर घर में कभी हुआ करते थे जो सब गायब हो गए हैं। यूं तो काफ़ी सारे सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, परंतु मैंने ये देखा कि वो बहुत सारे जो उसके साजो सामान है वो कहीं कमरे में ढेर बन करके रह जाता है, वो प्रैक्टिकल इतना नहीं हो पाता है। जबकि गांव के अंदर हर गांव के अंदर कुछ एक नौजवान मिल करके ये आत्मनिर्भरता के लिए, धनोपार्जन के लिए इस तरह के कुछ कपड़ा बना सकते हैं। हम लोग, मैं स्वयं इस तरफ काफ़ी कुछ काम किया। बहुत सारा जो वूलन है उसको स्पिन करके हम लोग कपड़ा बनाते हैं। वो कपड़ा काफ़ी सारे लोग उसको काफ़ी पसंद करते हैं। उस कपड़े को पहन करके हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उस कपड़े को बिछा करके हमें अच्छा सुकून मिलता है। तो वो क्योंकि नेचुरल फाइबर है और उससे
हमें अपना आत्मनिर्भरता के लिए भी कुछ मदद मिलती है। शर्मा जी, आप अभी क्या क्या खेती कर रहे हैं, और जो आप बता रहे हैं कि आपने हैंडलूम के ऊपर भी वर्क किया है, तो इस तरह के क्या क्या उत्पाद आप तैयार कर रहे हैं, इस बारे में भी हमें बताएं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा अन्न पैदा करता था, मैंने तो बुजुर्गों से सुनी है ये बात, और अब खुद भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर 10, 11, 12 अनाजा खेती हुआ करती थी, जिसमें हमारे बहुत सारे मिलेट्स थे, जिनका आज तो हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको तो शायद पता भी नहीं है कि मिलेट्स क्या होते हैं। जिसमें हमारे पुराने अनाज हैं, जिसको कोदा बोलते हैं, फिंगर मिलेट, और कांगनी जिसको फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं, सांबा शौंक लोकल भाषा में बोलते हैं, और उसको बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं। इस तरह के ये सारे जो मिलेट थे, ये ना केवल कि भोजन है, ये भूख ही नहीं मिटाते, बल्कि हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व की जरूरत है उसकी भी पूरी तरह से भरपाई करते हैं। लोग पहले जौ खाते थे, जौ में रेशा की मात्रा ज्यादा होती है, कभी किसी को स्टोन का समस्या गांव के अंदर नहीं होती थी। आज हम देख रहे हैं कि हर घर में जो है स्टोन का जो मरीज हैं वो पाए जा रहे हैं, हर घर में जो है वो डायबिटीज के मरीज पाए जा रहे हैं। मैं पिछले 8-10 सालों से काफ़ी सारा कुछ एक जो हमारा मेडिकल के लोग हैं, डॉक्टरों के साथ काफ़ी सारा चर्चा करने के बाद ये पता चला कि जो डायबिटीज़ है, अगर आदमी ये कोदरा खाएगा, जिसको मंडल भी बोलते हैं, रागी बोलते हैं, फिंगर मिलेट बोलते हैं, इसको खाएगा तो उसको कभी ये जो प्रॉब्लम है, जितनी सारी बीमारियां आ रही है, डायबिटीज़ है, दूसरी और बीमारियां हैं, तो उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हम लोग ये उगा रहे हैं, सारे पुराने जो अनाज हैं, जो खरीफ में ज़्यादातर मिलेट्स लगते हैं, वो सब हम उगा रहे हैं। अपने आप ही नहीं, बल्कि इस वक्त तहसील करसोग के अंदर अभी हमारे पास लगभग 80 ऐसे ग्रुप हैं, महिला मंडल, युवक मंडल, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिनमें हम लोग इन सीडों को एक एक मुट्ठी दे करके वो लोगों के अंदर इन अनाजों के प्रति लोगों का जो दया भावना है वो बढ़े, और इनके क्या गुणवत्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांगनी भात है, मैंने कुछ वैद्यों से सुनी ये बात कि जब चिकन पॉक्स जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो हमारे वैद्य लोग कांगनी का मीठा भात गुड़ डाल करके खिला करके शरीर के अंदर से सारा जो विषैला पदार्थ है बाहर निकाला जाता था, और वो बच्चे स्वस्थ हो जाते थे। तो आज हम इसको क्यों नहीं खा सकते? आज जो कांगनी है, इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको वन भूमि में भी फेंका जाए। यह चिड़िया के लिए बहुत अच्छा भोजन है। अगर चिड़िया इसको अच्छे से पसंद करती है, तो चिड़िया लोगों के खेतों में सेब खाने क्यों आएगी, टमाटर खाने क्यों आएगी? मेरा तो बार बार वन विभाग के लोगों से भी ये आग्रह रहता है कि अगर हमारे जो जंगल हैं वो पूरी तरह से उसमें डाइवर्सिटी होगी, तो जो किसान हैं उनको भी बहुत सारी जो समस्याएं आ जा रही है, बहुत सारा जो जंगली जानवरों का दबाव है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जंगल में होगी, खेती बचेगी। तो इस तरह के जो अनाज हैं, ये ना केवल खेती में उगे, बल्कि ये बाहर भी इनको फेंका जाए, क्योंकि ये चिड़िया के लिए बहुत अच्छा भोजन है, दूसरे जानवरों के लिए भी भोजन है ये, और साथ में ये फॉडर है, ये सॉइल कंजर्वेशन का बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये हम यहाँ करसोग के अंदर तो ऐसे बांट ही रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे इस वक्त मेरे दोस्त किसान बन गए हैं इस वक्त, जो पूरे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे राजधानी दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं, जिनको हम लोग जो हमारे पारंपरिक अनाज थे, नंगा जौ, भरेसा, इस तरह का बीज हम लोग बांटते रहते हैं फ्री में, और लोग इसको अपनाएं, खाएं, स्वस्थ रहें, और सजीव खाना खाएं, लिविंग फूड खाएं, और बीमारियों से बचे रहें। धन्यवाद। बातचीत के लिए धन्यवाद। हम आपको आने वाले समय में बार बार कष्ट देते रहेंगे और कई सारे विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। हम दर्शकों से अपील करते हैं कि अगर उन्हें नेकराम शर्मा जी से
कोई सवाल पूछना है, कोई सलाह लेनी है, तो वे माईनेट स्टूडियो में फोन करके या हमें फेसबुक या यूट्यूब में कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको वीडियो में दिखा दी जाएगी और डिस्क्रिप्शन हैं वो आप हमें भेजें और नेकराम जी से हम कोशिश करेंगे कि अगले जो अंक आएगा उसमें आपके सवालों को हम जरूर लें। धन्यवाद।